हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मैं भूमेश अग्रवाल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर बच्चों को बहुत आसान से मैं समझाऊंगा। बहुत मुश्किल लगता है लेकिन इसे मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके इसके क्वेश्चन सारे चुटकियों में होने लगेंगे, बस देखते ही सोल्व होने लगेंगे। ठीक है, आइए जरा इसे देखते हैं लेसन को फटाफट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। चैप्टर है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? सबसे पहले किसी भी चैप्टर को करने के लिए उसको पता होना चाहिए वो है क्या। लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर इज 1। हाईएस्ट पावर इज 1। इक्वेशन का मतलब होता है विच इज ट्रू ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, जो केवल कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही सच हो, सही हो, प्रूफ हो। हर वैल्यू के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही। 1 का मतलब होता है सिंगल, जिसमें, और वेरिएबल मतलब चेंजेस वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो। और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैं इसे आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैंने एक इक्वेशन लिखी है x² + x + 1, एक लिखिए 2x + 3 और एक लिखिए 2x + 3y + z + 1। इन तीनों में कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हम ये पहचानते हैं। हमने देखा कि केवल एक ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? सबसे पहली बात तो इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z, तो ये तो कैंसिल हो गई, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। दूसरी बात, ये वाली इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 चली गई है, x², तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। केवल ये लीनियर इक्वेशन ये है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। x की 1 लिख दो या x लिख दो, और दूसरा इसमें एक ही वेरिएबल है x। एक बात हमने कही, इक्वेशन वो होती है जो किसी स्पेशल वैल्यू के लिए ही प्रूफ होती है, यानी विच इज़ ट्रू ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू। ऐसा हमने क्यों कहा है? मान लिया हम 2x + 3 को उठाएं और इक्वल 1 रख दें इसके, और हम इसे सोल्व करें। आपको पता है ये इक्वल है, इक्वल के एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 1 - 3, 1 में से 3 गया, 2 बचा माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में 2 और x, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये बचा -1/1, यानी कि -1। यानी कि ये वाली इक्वेशन x की केवल -1 वैल्यू के लिए प्रूफ हो ट्रू है, बाकी किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। इसलिए इसे इक्वेशन कहा है। जो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है उसे आइडेंटिटी कहते हैं, वो आगे पढ़ोगे आप। फिलहाल इक्वेशन से मतलब है हमें। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी, कुछ भी, लेकिन होगा एक ही। और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो, हर आंसर में अलग वैल्यू हो। और इक्वेशन मतलब जो किसी स्पेशल वैल्यू के लिए ही ट्रू हो। ओके, ये सब अलजेब्रा में आता है, मैथमेटिक्स के। इस लेसन में केवल हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसमें और कुछ नहीं है। पूरे लेसन में केवल प्रैक्टिस है। तो हम इस लेसन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए? आइए देखना शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन देखें, मैं 2 रूल और आपको रिवाइज करा देता हूँ पुराने। इक्वल के एक तरफ जो प्लस होता है दूसरी तरफ जाके माइनस, जो माइनस में होता है वो दूसरी तरफ जाके प्लस में, मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाता है, यानी अपोन में, और जो डिवाइड में होता है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। ठीक है, डिवाइड को P/Q की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई साइन नहीं होता, नो साइन मैथ में, वहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाता है। जैसे 2x, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 × x है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन उठाने से पहले। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूँ।
सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन 2x - 3 = 7। पूरे चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें x की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। x की वैल्यू निकालने के लिए ये याद रखना, किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हम प्लस या माइनस को सोल्व करेंगे। इसलिए हम माइनस की 3 को इधर लिया, ये प्लस का 3 बन गया, 7 और 3 10 हो गया। ये मल्टीप्लाई में अभी बताया, तो ये इधर आके डिवाइड में हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी x की वैल्यू 5 आ गई, बस हो गया सोल्व। इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2y + 9 = 4। सबसे पहले अभी बताया प्लस और माइनस को सोल्व करेंगे। 9 को इधर लिया है माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है। 2y = हो गया -5, y = हो गया -5/2। ये से डिवाइडिंग होने का, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक टर्म और पता होनी चाहिए, पहले पता ही होगी, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका यूज होएगा क्वेश्चंस में। ये कहाँ यूज होती है हमें पता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इसका यूज नहीं होता, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। जो भी नंबर है उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये भी आपको पता है कि अगर नंबर को प्राइम है, को प्राइम, तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। को प्राइम मतलब वे एक के अलावा, 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं हो रहे। जैसे 3 और 2, ये किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, तो इनका एलसीएम 6 हो गया। और अगर वो को प्राइम नहीं हो तो एलसीएम निकालना आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका टेबल पढ़ के भी, वो हम यूज करते हुए सीख लेंगे अगर नहीं आता तो। इसलिए हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, x/3 + 5/2 इक्वल -3/2। तो सबसे पहले जो वेरिएबल के अलावा बाकी बचा हुआ है वो दूसरी तरफ ले जाओ, जो कि हम अभी तक करें। प्लस माइनस को सोल्व कर लो, माइनस प्लस का है यहाँ, तो यहाँ पे आके अभी माइनस का हो गया। एलसीएम इनका 2 ही है, इसलिए -3 - 5, क्योंकि सेम है ये। माइनस माइनस प्लस हो गया, -8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8। x/3 इक्वल हो गया -4, x इक्वल हो गया -4 × 3। ये यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया -12। बस यही आंसर आ गया, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। -12 की वैल्यू x की जगह रख दो, /3 + 5/2 इक्वल -3/2। 3 4 = 12 हो गया, -4 + 5/2 इक्वल -3/2। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं। 2 4 = 8 कर दिया, -8 + 5/2, माइनस प्लस माइनस, माइनस का बड़ा है इसलिए -3/2, यानी ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। ये एलसीएम पता है ना, 2 4 = 8 कर देते हैं, शॉर्टकट है। और ये पूरा मेथड नहीं पता तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। -4 + 5/2, यहाँ 1 मान लिया, ये 2 एलसीएम हो गया, 1 2 = 2। अब इसकी 2 की -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, +2 1 = 2, इसकी 1 में करेंगे, 5 में करेंगे 1 की, तो ये यही बनेगा -8 + 5/2, जो ये बना है, ठीक है। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होंगे, चुटकियों में होंगे, नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही आपके भी चुटकियों में होंगे। बस आपको रूल पता होने चाहिए कि हमें पहले प्लस माइनस को उठाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15/4 - 7x = 9, ठीक है। -7x यहीं रहने दो, 9 ये प्लस का है यहाँ पे, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे प्लस कहते हैं मैथ में, ये आपको पता होगी।
इसे हम इधर लिएंगे, माइनस में हो जाएगा -50/4। अभी हमने करा एलसीएम के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब डिनोमिनेटर नहीं होता एक नंबर में तो दूसरे के डिनोमिनेटर की सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये रूल से नहीं पता तो मेरी फ्रैक्शन की वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 7th की, उसमें बताया है। 4 9 जा 36 -15/4 -7x इक्वल हो गया 36 में 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2/4। ठीक है, अभी हो गया -7 माइनस एक्स को भी यहीं रहने दो, -7 को नीचे ले आए हम 21/4। ये -7 नीचे आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है और नीचे से पहले ही एक और नंबर है लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बट इसके डिवाइड में ही है। समझे नहीं? जो हमने रूल पढ़ा था इधर का मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड में आएगा, वो इधर के डिवाइड में ही आया है इस नंबर के लिए, लेकिन इस नंबर के नीचे पहले से एक और नंबर प्रेजेंट था तो उसके मल्टीप्लाई में आएगा। इन दोनों बात को आप अलग अलग ध्यान रखना कि जो नंबर यहाँ पे था वो मल्टीप्लाई में था, इसलिए यहाँ डिवाइड में ही आया है, डिवाइड में ही आया है, किंतु पहले से ही एक और नंबर प्रेजेंट था तो उसकी मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब 7 3 जा 21 होते हैं, x इक्वल 3/, ये माइनस का 1 बचा है यहाँ पे, माइनस का 1 और 4 की मल्टीप्लाई करी माइनस का 4, 3/-4 या फिर -3/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू ये हो गई। इस तरह से मैं सारे क्वेश्चन एक के बाद एक सॉल्व करते जाने फटाफट, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें रूल पता होने चाहिए, पहले प्लस माइनस को उठाना है, एलसीएम कैसे लेना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का इधर उधर ले जाने का रूल क्या है, बस और कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने वर्ड सम्स में दिया है, क्या है क्वेश्चन में लिख देता हूँ जरा। वाट शुड बी एडिड, क्या जोड़ा जाना चाहिए टू द ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3 to get 3/7। ठीक है, what should be added to the twice of रेशनल नंबर -7/3 to get 3/7। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, रेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में, और ये P/Q की फॉर्म में ये -7/3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ -7/3, कि -7/3 के ट्वाइस में, यानी -7/3 का ट्वाइस, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस का 7/3। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। मान लिया हमने x जोड़ना है, व्हाट शुड बी एडेड टू, तो व्हाट शुड की जगह हमने उसे मान लिया x, ऐड करा हमने इसमें x, और आंसर क्या मिल गया हमें 3/7। ठीक है, इस तरह से हमने पहले इक्वेशन तैयार कर ली। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, रेशनल नंबर -7/3 है, इसका ट्वाइस हो गया 2 इंटू -7/3, बट शुड बी एडिड टू, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, जो हमें मिल जाए, बस हमने +x कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 में क्या जोड़ा जाए कि 5 मिल जाए, वो 15 मिल जाए, तो 10 + x = 15, यही तो हम लिखेंगे, और x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी x मान लिया उसे कि ये मिल जाए, तो इसमें +x = ये कर दिया। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन तैयार कर ली हमने वर्ड सम से। तो दूसरी चीज़ हमें इस लेसन में ये आनी चाहिए कि वर्ड सम से हम इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे। अब मल्टीप्लाई है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाती है, क्रॉस डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन 2 और 3 आपस में डिवाइड ही नहीं हो रहे। क्रॉस डिवाइड ऐसे होता है जैसे 4/2 है इंटू 1/2 है, तो ये सेम है,
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से हो जाता है। और फिर ऊपर नीचे भी डिवाइड हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं और ये क्रॉस में भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना ऊपर नीचे हो रहा डिवाइड, ना क्रॉस में हो रहा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 14/3, 2 7 जा 14, ये न्यूमरेटर होता है असल में। जो सिंगल लिखा हुआ होता है वो वास्तव में न्यूमरेटर होता है। तो इसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 भी तो मान सकते हैं, यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 है। प्लस x इक्वल 3/7। अब आपको पता है माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। x इक्वल 3/7 प्लस 14/3। अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा इन्हें सोल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम इसे ऊपर, x इक्वल 3/7 प्लस 14/3, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन बन गए जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। ये सब बेसिक टर्म है, इनके लिए आप फ्रैक्शन लेसन देख सकते हैं अगर नहीं पता हो तो। अभी मैंने बताया ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे एक साथ, तो इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम हो गया यानी 21। अब आगे कैसे सोल्व करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21 और आंसर आया 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी 9, ठीक है। प्लस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करा, 3 7 जा 21, आंसर आया 7 की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, 14 7 जा 98, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आता तो 7th क्लास का फ्रैक्शन देख लीजिए, आ जाएगा। 98 और 9 कितने हो गए? 107/21। ये दोनों एक साथ किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए आंसर यही हो गया 107/21। यानी कि यही नंबर इसके ट्वाइस में जोड़ने पे हमें ये दे देगा, ठीक है। इस तरह से एक वर्ड सम्स को सोल्व करना है तो पहले हमें वर्ड सम से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बस फिर सोल्व करने का वही सिंपल तरीका है। बस मल्टीप्लाई, डिवीजन और प्लस माइनस, इनके सारे रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे। ठीक है, और मान ली नहीं हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सब हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता होगी, पेरीमीटर को मैं पी से लिख रहा हूँ 13 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का, और इसकी ब्रेथ इन्होंने दी है विड यानी ब्रेथ, विड WIDTH, विड मतलब ब्रेथ 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। ये भी आप पहचानते होंगे, मिक्स फ्रैक्शन है। इसकी लेंथ बतानी है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसे काय में चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। मिक्स फ्रैक्शन काय में चेंज होता है? इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 जा 8, इसकी डिनोमिनेटर की होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं, और फिर न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। 4 2 जा 8 और 3 11/4। अगर आप एक बार की भूल गए हैं तो फ्रैक्शन देख के पढ़िएगा, तभी लेसन आ पाएगा, और नहीं भूले याद है तो बहुत अच्छी बात है। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है रेक्टेंगल का, 2L + B। इसके लिए भी आप 6th क्लास की मेंसुरेशन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया है पूरा। 2L + B, ठीक है। L यानी लेंथ, B यानी ब्रेथ, बस। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, पेरीमीटर के इक्वल, पेरीमीटर इक्वल होता है 2L + B, तो वो पेरीमीटर के इक्वल इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, L इक्वल पेरीमीटर में से सीधा ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से नहीं होगा। पहले फॉर्मूले को यूज करना तो सीखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए जिससे गलती ना हो, P इक्वल 2L + B। अब इनकी वैल्यू रखो जो हम पे है। P है 13, 2L हमें निकालनी है, और B है 11/4।
अभी हमने पीछे पढ़ा था इसी वीडियो में शुरू में कि जहाँ ब्रैकेट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और हमें पता है इक्वल में अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवीजन हो जाएगा, यानी 2 को हम नीचे लिया है 13/2 इक्वल L प्लस 11/4। ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे एक ही तरीका ये होता है कि एक तरफ वेरिएबल्स हो और दूसरी तरफ नॉन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी XYZ ABCD LMN कुछ भी हो सकता है, और नॉन वेरिएबल्स मतलब नंबर्स। इसलिए L को तो इधर ही रहने दो, इधर ही, ये पलट के लिख रहे हैं हम बस। ये हो गया 13/2, 11/4 को इधर लिया है माइनस 11/4। ये कैसे है, अगर आप ऐसे भी समझना चाहो 13/2, 11/4 को इधर लिया है इक्वल L। अब इसे उलट के लिख दिया बस, L यहाँ लिख दिया, इसे इधर लिख दिया, अंतर तो तब भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं इनका एलसीएम क्या है 2 और 4 का। 2 और 4 को प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी और 4 भी। तो बड़े वाले को देखो ऐसे में, बड़े वाले नंबर को, बड़ा वाला छोटे वाले से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो बस सीधा यही हो गया फिर आंसर। नहीं होता तो इसका टेबल पढ़ना पड़ता। इसके से डिवाइड किया 2 2 × 4, जो आंसर आया 2, उसकी 13 में मल्टीप्लाई कर दी 26 माइनस 11, क्योंकि 4 तो एक ही बार हो रहा है, 11 1 11, 26 में से 11 गया 15/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15/4 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ हो गई। इसे मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको आता होगा। डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करो, 4 3 × 12 बचा 3, रिमाइंडर ऊपर लिख दो अपॉन 4, 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। ये बेसिक है, इसे चेंज करना ये मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, सीखना है तो फ्रैक्शन में सब बताया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आना चाहिए। अगर हमारे पीछे की मैथ क्लियर है, फॉर्मूले याद हैं, फ्रैक्शन का बेसिक क्लियर है, तो हम ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। इक्वल का बेसिक, इक्वल के रूल का बेसिक क्लियर है, प्लस माइनस के रूल का बेसिक क्लियर है, तो हम ये लेसन कर पाएंगे। अन्यथा इस लेसन में दिक्कत आएगी। और नहीं है क्लियर तो मेरे चैनल NCERT बाय भूमेश अग्रवाल पे मैंने सारी वीडियो डाल रखी है 6th 7th 8th की, जो इस लेसन के लिए ज़रूरी है, और आगे भी डालूँगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। इस समय जो साहिल की माँ की एज है वो साहिल की एज की 3 गुना है, 3 times है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times ऑफ साहिल। मान लिया मैंने साहिल की एज x है, साहिल की एज x है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो गई, उसकी 3 गुना यानी 3x। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन इस तरह से बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में लिखा है साहिल की माँ की एज, उसकी साहिल की एज की 3 times है, यानी 3 गुनी है, 3 times है। तो साहिल की एज हम x मान लेंगे और साहिल की मदर की एज हो गई 3x। आफ्टर 5 years उनकी एज का सम 66 होगा। आफ्टर 5 years सम ऑफ दियर एजेस, उन दोनों की यानी माँ बेटों की, यानी मदर एंड सन की, यानी मदर एंड साहिल की, कितना होगा सम 66 years। 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम जो है 66 year होगा। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, ये देखते हैं हम। उसकी प्रेजेंट एज हमने x मानी है, मदर की 3x मानी है। तो सबसे पहले 5 years बाद की इन्होंने इक्वेशन दी है हमें, तो हम पहले 5 years बाद की एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 years बाद एज ऑफ साहिल, जब उसकी आज ये एज x है तो 5 years बाद उसकी एज कितनी हो गई, x + 5 years। ठीक है, x + 5 years से मैंने ब्रैकेट बनाया है। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 5 years एज ऑफ मदर, साहिल की मदर की एज कितनी हो गई 3x + 5 years। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 साल बाद जो एज है इनका सम 66 है।
इनका सम 66 है, इनका सम कितना है 66, यानी कि x + 5 + 3x + 5 = 66। इसका मतलब ये है, क्योंकि 5 साल बाद तो उनकी एज यही है ना क्वेश्चन के अनुसार, और 5 साल बाद उनकी एज का सम भी दिया है 66, तो हमने इन दोनों को सम कर दिया। अब ब्रैकेट खोल लो, x + 5 + 3x + 5 = 66। x और x जोड़ लो 4x। ये याद रखना, ये मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाते हैं, लेकिन ऐड करने में केवल इनके नंबर जोड़ते हैं, और जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 मानते हैं, इसलिए 1x हो गया और 3x हो गया 4x, और यही मल्टीप्लाई में होता तो 3x × x 3x² होता, यही प्लस में, इसलिए 3x + x 4x हो गया, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 और 5 10 हो गए = 66। ठीक है, (4x) ± के रूल से इसे इधर लिया है, 66 - 10 4x = 56, x = 56/4, x = 4 × 4 4 × 16, वो 4 9 4 × 4 बचा 1 6 4 4 × 16, यानी 14 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 14 × 56 होता है, ये हमें पता है। ये क्या पूछ रहे हैं, उन दोनों की प्रेजेंट एज, यानी कि साहिल की प्रेजेंट एज तो यही हो गई x, और मदर की प्रेजेंट एज हो गई 3x, यानी 3 × 14, यानी 42 ईयर्स। ठीक है, ओके, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। 5 साल बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी 19, और 5 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी 47 47, 9 और 7 6 4 1 5 और 1 6 66 से हमारा है, यानी हमने बिल्कुल सही निकाला है। इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही है कि हम इन्हें हाथों हाथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ही देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। 11 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वो 363 है, तो उसके सारे मल्टीपल्स क्या क्या हैं, यानी ये तीनों मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। फाइंड दीज मल्टीपल्स, ये तीनों मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जिनका सम 363 है, वही पूछ रहा है। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बिना गैप के, लगातार बिना गैप के, यानी 11 के कोई 3 ऐसे मल्टीपल जो लगातार भी आए और उन तीनों का सम 363 हो, कौन कौन से हैं, उनके बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 11 का एक मल्टीपल हो गया 11, दूसरा हो गया 22, तीसरा हो गया 33, चौथा हो गया 44, ये सब कॉन्जिक्यूटिव हैं क्योंकि ये लगातार लिखे हैं। लेकिन मैं 11 के बाद 33 और उसके बाद 55 लिख दूँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 22 छोड़ दिया, यहाँ पे हमने 44 छोड़ दिया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, बिना गैप के। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव समझना जरूरी है, बिना गैप के, लगातार। अब ये कह रहे हैं कि 11 के 3 मल्टीपल हैं। अच्छा, हमने क्या देखा, 11 के बाद 22, 11 के बाद 33, 22 के, इसमें 11 का गैप है और इन दोनों में 22 का गैप है। 44 लिख दिया तो इन तीनों में 33 का गैप है। ठीक है, यानी 11 और पहले नंबर में 11 का गैप है, 11 और
तीसरे नंबर में उसके दूसरे मल्टीपल के बराबर यानी 22 का गैप है। 11 और उसके चौथे मल्टीपल में उसके तीसरे नंबर के बराबर यानी 33 का गैप है। ये बात समझ में आई। 11 और उसके पहले मल्टीपल में दूसरे मल्टीपल में, पहला तो 11 को ही मान लेंगे, उसके पहले मल्टीपल यानी 11 के बराबर गैप है। उसके पहले और उसके तीसरे मल्टीपल में उसके दूसरे मल्टीपल के बराबर गैप है, और उसके चौथे मल्टीपल में उसके तीसरे मल्टीपल के बराबर गैप है। यानी कि मैंने पहला मल्टीपल उसका x माना तो उसका दूसरा मल्टीपल में x + 11 कह सकता हूँ, और उसका तीसरा मल्टीपल में x + 22 कह सकता हूँ। समझ में आया? वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 11 के मल्टीपल में 11 के टेबल जैसा ही गैप होता है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 के टेबल जैसा ही गैप होता है। तो मैंने कॉन्जिक्यूटिवली उसके टेबल को इसमें लिख दिया है, इसलिए पहला नंबर मैंने x माना तो दूसरा x + 11 और तीसरा x + 22 माना। ठीक है। अगर पहला नंबर उससे कोई डिवाइड हो रहा है इन कॉन्जिक्यूटिव में, तो उससे अगला नंबर ठीक 11 जोड़ के ही आएगा, उसके बीच में और कोई नंबर नहीं आएगा। और उससे भी अगला नंबर इसमें 11 जोड़ के, इसलिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं x + 11 + 11, तब ये बना x + 22, इसलिए इसमें 22 जोड़ के आया। ये इस तरह से हुआ है। तो इसके तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हम क्या मानेंगे? x + 11, x + 22। सबसे पहले हमें ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बनाने आने चाहिए कि ये कैसे बन रहे हैं। अगर हमें ये बनाने नहीं आए तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का मतलब है लगातार आने वाले। लगातार आने वाले यानी कि अगर वो 11 के मल्टीपल हैं तो उनके बीच में 11 का ही गैप होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसलिए पहला मल्टीपल अगर मैंने x माना तो दूसरा x + 11 हो गया, और तीसरा x + 11 + 11 यानी x + 22 हो गया। चौथा भी कहते हैं तो वो हो जाता है x + 33, क्योंकि इसमें एक और 11 जुड़ जाता 33। पाँचवा x + 44, क्योंकि इसमें एक और 11 जुड़ जाता, यानी उनके बीच में गैप नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है वे। इस तरह से हमें सबसे पहले तो यही निकालना आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो पूछा है हम वो फॉर्म कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसलिए इसका पहला मल्टीपल लेट x, पहला मल्टीपल x मान लिया तो दूसरा x + 11 हो गया, और तीसरा x + 11 + 11 यानी x + 22 हो गया। ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल हो गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, इन तीनों का सम तो x + 11 + x + 22 363 है। अब इन तीनों को जोड़ लो। अभी बताइए, इनके आगे 1 मान लो, कुछ नहीं है, तो ये हो गया 3x। मल्टीप्लाई में होते तो x की क्यूब हो जाते, लेकिन यहाँ प्लस है। अभी ना जोड़ लो, 11 22, ये सबको पता है 33 हो गया, इक्वल 363। अभी यहाँ प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल 363 - 33 इक्वल 3 में से 3 गया 0, 36 में से 3 गया 33, यानी 3x इक्वल हो गया 330, और x इक्वल हो गया नीचे आ जाएगा 330/3। 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 × 3 3 × 3 0, x इक्वल हो गया 110। आंसर यही है। यानी कि 11 का वो पहला मल्टीपल x यानी कि 110 है। तो दूसरा मल्टीपल क्या हो गया? इसी में 11 जोड़ दिया 121, और तीसरा इसी में 11 जोड़ दिया 132। यानी ये तीनों ही हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछे हैं, और इनका सम करा तो 363 ही आया है। यानी हमारी बात सही है, यानी हमारे आंसर सही हैं। तो ये तो आप कर लोगे अगर आपको ये इक्वेशन दे दी जाए, लेकिन ये इक्वेशन बनानी ही बस यहाँ पे हमें सीखनी है कि इक्वेशन बनेगी कैसे, क्वेश्चन को हमें पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को हमें पहचानना कैसे है, क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है ये हमें समझना कैसे है, बस यही हमें सीखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। द डिफरेंस
बिटवीन, इसे बिटवीन कहते हैं, टू होल नंबर्स इज 66 if their ratio is 2:5, if their ratio is 2:5 find the numbers। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि दो होल नंबर्स का डिफरेंस 66 है, अगर उनका रेशियो 2:5 है तो वे नंबर क्या होंगे। सबसे पहली बात तो होल नंबर होते क्या हैं, आपको पता होगी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जबकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, रेशियो क्या होता है। पिछली क्लास में आप रेशियो पढ़ के आए हैं, रेशियो क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे मान ली मैंने 4/10 नंबर लिया, मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों एक साथ 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि मैं इसे 2 × 2/5 × 2 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 इसमें कॉमन है ऊपर नीचे, ठीक है, और 2/5 अनकॉमन नंबर है, ठीक है। तो 4/10 का रेशियो ही तो 2/5 है, 4/10 का रेशियो ही तो 2/5 है। लेकिन 2/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए जो 4/10 हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/5 में मान लेंगे हमने x की मल्टीप्लाई करी है। काय की मल्टीप्लाई करी है, x की, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, x/x की, यानी ऊपर नीचे x से नंबर की मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ऊपर नीचे x से नंबर की मल्टीप्लाई करके ही तो 4/10 बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कोई भी नंबर है और उसका हमें रेशियो दिया है, तो इसका मतलब ये है हमने उसमें से किसी कॉमन नंबर को निकाल दिया है। कोई भी फ्रैक्शन है या कोई भी नंबर है या कोई भी दो नंबर हैं और हमें उनका रेशियो दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसमें से उसके कॉमन नंबर को निकाल दिया और जो अनकॉमन नंबर है वो हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। यानी कोई नंबर थे दो, उनका जो अनकॉमन पार्ट है वो 2 और 5 है और उनका जो कॉमन पार्ट है वो हमने निकाल दिया। जैसा कि हमने इस वाले फ्रैक्शन के लिए समझा कि इनका अनकॉमन पार्ट 2 और 5 है और कॉमन पार्ट 2 है, हमने 2 को हटा दिया, ये 2/5 बचा, ठीक है। यानी कि इस अनकॉमन पार्ट में इस कॉमन पार्ट की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वापस वही नंबर हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो कॉमन नंबर हमें नहीं पता, पर वो कॉमन है, कॉमन यानी एक से है, सेम है, इसलिए उस नंबर को हम x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x, यानी कि इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा और इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर मिल जाएगा असली वाला, और डिनोमिनेटर में, रेशियो के डिनोमिनेटर में x की मल्टीप्लाई करने पर असली वाला डिनोमिनेटर मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इस 2 का मतलब फ्रैक्शन सही होता है, अपॉन से ही होता है, इस 2 का मतलब, इसे इस 2 कहते हैं, इस 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉमन बातें बताई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम इसे देखते हैं, रेशियो क्या दिया है 2/5, तो नंबर क्या हो गए, अभी हमने बताया कॉमन नंबर निकाल दिया है, यानी कॉमन नंबर की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। मान लिया वो कॉमन नंबर x है तो असली नंबर क्या होगा 2x/5x, 2x और 5x हो गए, यानी कि 2x एंड 5x, ठीक है, यानी कि वो नंबर हो गए 2x एंड 5x। इनका सम दे रखा है 66, 2x + 5x इन्होंने कहा है 66 है नंबर का, सॉरी डिफरेंस, भाई बड़े में से छोटा ही तो माइनस करेंगे, 5x - 2x, क्योंकि कॉमन है तो बड़े वाले नंबर की मल्टीप्लाई करने पे बड़ा बनेगा, छोटे की मल्टीप्लाई छोटा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि बड़ा ये कैसे है, यानी 3x = 66, यानी x = 66/3 यानी 22, ठीक है। तो x की वैल्यू 22 आ गई, यानी कि पहला नंबर क्या हो गया 2x, यानी 22 × 2 44, और दूसरा नंबर क्या हो गया 5x, यानी 22 × 5 110, और इनका डिफरेंस भी आप देख लीजिए, 110 में से
44 को माइनस करा 66 ये आंसर, यानी हमारी बात सही है। इनका रेशियो भी आप देख लीजिए 110/44 है ना, 2/5 आएगा 44/110। पहला 2 वाला रखना है ना, इसलिए 22 जा 44 और 22 जा 110। यानी दोनों तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया और प्रूव भी कर लिया कि हाँ ये बात सच है। तो इस तरह से पहले हमें क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उस क्वेश्चन से हमें इक्वेशन कैसे तैयार करनी है। ये मैंने रेशियो वाले आपको बता दिए कि रेशियो वाले में इक्वेशन कैसे तैयार होती है। उनमें एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मान लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम जरा, बस आखिरी इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल दिए गए हैं, जरा वो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन अच्छा सा। x बराबर 4/5 और बीच में लिखा है x + 10। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को सोल्व करने में बच्चे को ये कन्फ्यूजन आता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँ या इसमें करूँ, तो ये हमेशा न्यूमरेटर होता है क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इसलिए x = 4 × x + 10/5। ये अपोन में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5x हो गया इक्वल, जो बाहर होता है इसके अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगी 4x + 4 × 10 = 40, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। अब इसे इधर ले आओ, वेरिएबल्स एक साथ रख लो, नॉन वेरिएबल्स एक साथ रख लो, x = 40 हो गया आंसर। बस इन्हें इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आखिरी क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, बस इसके बाद चैप्टर पूरा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज डिफर बाय 3 इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, पर ये वास्तव में बहुत आसान है। हम इसे एक बार समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी एक एक लाइन को समझेंगे हम पहले। द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज डिफर बाय 3। मैं पहले आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लिया एक डिजिट ले लिया हमने 47, ठीक है, ये एक 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर, और इसकी डिजिट में डिफरेंस भी 3 का है। कितने का है? 3 का। 4 और 7 में आप देख सकते हैं 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इफ़ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इन डिजिट्स को बदल दिया जाए तो ये 74 बन जाएगी, और उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम जो है वो 143 होगा। मैं ये नहीं कह रहा यही वो नंबर है, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमें बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2-digit नंबर है, इसकी दोनों डिजिट में 3 का डिफरेंस है। जब इस डिजिट को उल्टा कर इंटरचेंज कर दिया जाता है, इस नंबर के डिजिट को, यानी कि इसे आगे लिया इसे पीछे लिया है, इसे कहते हैं इंटरचेंज। तो रिजल्टिंग नंबर यानी 74 यहाँ एग्जाम्पल में जो बनाए उसको ओरिजिनल नंबर यानी 47 में ऐड करा, तो आंसर हमें जो मिला है 143 है। ये मैंने कि एग्जाम्पल माना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? वो 47 तो यानी वो क्या है, यही हमें बताना है। ठीक है, यहाँ दूसरी बात हमें ये समझनी है, हम छोटी क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ गए हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 47 को हम लिखेंगे 4 × 10 + 7, 4 × 10 + 7, और 74 को लिखेंगे 7 × 10 + 4, 7 × 10 + 4। इन दोनों डिजिट के बीच में प्लस का साइन है, और जो दूसरी डिजिट है उसमें 10 की वैल्यू
10 की मल्टीप्लाई हुई है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। और दूसरे डिजिट और पहली डिजिट में बीच में प्लस का साइन है, तभी हमारी ये वाली डिजिट फॉर्म कर रही है। ओके, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम पीछे छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, 6th में 5th में। इसी आधार पे हमने क्या करा, हमने ये होता है यूनिट प्लेस, ये हमें पता है, ये होता है टेंस प्लेस। हमने कहा कि लेट नंबर एट या फिर डिजिट एट यूनिट प्लेस पे डिजिट x है, क्या है x, ठीक है। देन तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो गई, टेंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी, क्योंकि वो उससे 3 ज़्यादा है इसलिए x + 3, किंतु साथ में वो टेंस प्लेस पे भी है इसलिए उसमें 10 की मल्टीप्लाई भी होगी, 10x + 3। आपको पता है बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में होती है, तो ये हो गई 10x + 30, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो नंबर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर, इनको ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि ऐड करने से ही तो आ रहा है, ये देखा हमने, यानी 10x + 30 + x, ये हो गया हमारा 11x + 30। ये पहला ओरिजिनल नंबर हमारा निकली आया, ओरिजिनल नंबर, ये क्या निकली आया हमारा, ओरिजिनल नंबर। अभी उसकी केवल इक्वेशन आई है, सोल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। अब रिजल्टिंग नंबर कैसे बनाए, डिजिट्स को इंटरचेंज करके। तो इन रिजल्टिंग नंबर डिजिट एट यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट हो गई, x + 3, क्योंकि हम इसे उठा के भी इधर लिया है, ठीक है। और डिजिट एट टेंस प्लेस पे हो गई x, ये वाली, क्योंकि हम इसे इधर लिया है। और उसमें 10 की मल्टीप्लाई भी होगी क्योंकि 10 प्लेस है, इसलिए ये हो गई 10x, क्या हो गई 10x। ये थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, 10x हो गई। तो रिजल्टिंग नंबर क्या हो गया, रिजल्टिंग नंबर इन दोनों को जोड़ दो, यानी 10x + x + 3, यानी 10x + x + 3, यानी 11x + 3। ये हमारा रिजल्टिंग नंबर हो गया। सबसे पहले आपको इतनी बात आनी चाहिए कि हमने ओरिजिनल नंबर कैसे बनाया और रिजल्टिंग नंबर कैसे बनाया। ये पिछली क्लास के यूनिट प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर आपको वो आता है तो आप ज़रूर कर लेंगे। पहली हमने x मान ली तो दूसरी x + 3 हो गई, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, वो इस एग्जाम्पल से जो अभी बताया था। टेंस प्लेस पे 10 की मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाली के अंदर दोनों में होती है, डिजिट ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए इन्हें ऐड कर दिया, वो भी जो एग्जाम्पल बताया था उससे समझ सकते हैं आप। ऐसे रिजल्टिंग नंबर बन गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का सम 143 है, यानी कि 11x + 30 + 11x + 3 = 143। x को जोड़ लो 22x, और नॉन वेरिएबल्स को जोड़ लो 33 = 143। 22x इक्वल, इसे इधर ले गए माइनस में 33 को, इक्वल हो गया 110, ठीक है। तो x इक्वल हो गया 5, यानी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है ओरिजिनल नंबर की वो 5 है, और दूसरी डिजिट 8 है, क्योंकि वो उसमें 3 जोड़ने पर आ रही है, 3 जोड़ने पर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 85 है, 85। बस यही तो आंसर है हमारा, दिस इज द आंसर। इसे प्रूव भी कर लो, 85 में 58 को जोड़ लो पलट के, 8 और 5 13 की थी, 8 और 5 13 और 1 14, आंसर यही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर पूरा हुआ। इसी तरह से आप भी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, चुटकियों में हो जाएगा। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी सभी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।
फॉरवर्ड अपने आसपास के और बच्चों को और दोस्तों को भी बताइए। NCERT बाय भूमेश अग्रवाल। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।